दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही जुझारू नेता किरण बेदी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, यहां के सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं अकाली दल के उम्मीदवार नजफगढ़ से श्री अजीत जी, उत्तम नगर से श्री पवन शर्मा जी, विकासपुरी से श्री संजय सिंह जी, तिलक नगर से राजीव बब्बर जी, मादीपुर से राजकुमार जी, जनकपुरी से जगदीश मुखी जी, राजौरी गार्डन से अकाली दल के हमारे साथी मनजिंदर सिंह सिरसा, हरिनगर से श्री अवतार सिंह, द्वारिका से प्रद्युम्न राजपूत जी, मटियाला से राजेश जी, पालम से धर्मदेव जी, ब्रिजवासन से सतप्रकाश जी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं असली द्वारिका वाला हूं, क्योंकि अब मैं दिल्ली वासी हो गया हूं, आपका हो गया हूं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में मैं यहां आया था और उस समय मैंने आपकी पानी की समस्या का जिक्र किया था, याद है? सामान्य तौर पर राजनीति में एक ऐसी आदत बनी हुई है कि लोगों को वादे करना और बाद में वादे भुला देना। लेकिन मैं सामने से याद करता हूं आपको, मैंने आपसे यही द्वारिका की सभा में आपके पानी की समस्या की चर्चा की थी और जैसे ही आपने हमें सेवा का मौका दिया और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमने आपकी पानी की समस्या का समाधान किया कि नहीं किया? पानी पहुंचना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? एक समय था जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पानी के नाम पर वहां किसानों को भड़काती थी और दिल्ली की सरकार पानी के नाम पर दिल्ली वासियों को भड़काती थी।
हरियाणा और दिल्ली के आपस में तनाव पैदा करना और अपनी राजनीति करते रहना, यही चरित्र इस देश में कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया था। हमने आते ही रास्ते खोजने का प्रयास किया, समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात जूझते रहना, मेहनत करना, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, उसकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इसी पर सोचते रहते हैं, इसी पर रास्ते खोजते रहते हैं और हो सके उतना जल्दी उसकी अमलवारी करते हैं। भाइयों बहनों, नारेबाजी करने वाले, वादे करने वाले, यहां तो दो दल ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, जिनके बीच में सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे सौदे होते हैं, जनता को धोखा देकर के पर्दे के पीछे दोस्ती कर करके सरकार बनाई जाती है। और अब जब चुनाव आया तो इन दोनों दलों के बीच में एक स्पर्धा चल रही है। रोज सुबह उठ करके तय करते हैं कि आज कौन सा बड़ा झूठ फेंका जाए, आज सनसनी पैदा हो, ऐसी कौन सी खबर को लाया जाए ताकि टीवी मीडिया में कुछ जगह हमारी में बन जाए। एक तरफ झूठे वादों की स्पर्धा हो रही है, झूठ बोलने की स्पर्धा हो रही है, झूठे आरोप लगाने की स्पर्धा हो रही है। एक प्रकार से लग रहा है शायद पहले कभी दिल्ली के चुनाव पर झूठ का इतना साया सवार नहीं हुआ होगा जितना इस चुनाव में झूठ का सहारा लिया जा रहा है। भोला भाला चेहरा करके जनता को मूर्ख बनाना, और जब अंदरूनी बातें करते हैं तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, आखिरकार 24 घंटे का सवाल होता है, आप आज एक झूठ फेंको, लोग उसकी सच्चाई खोज करके आएंगे, तब तक 24 घंटे में दूसरा झूठ फेंक देंगे, लोग पहले वाला भूल जाएंगे। यही कारोबार चला है। सरकार चलाना, राजनीति करना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है। पसीना बहाना पड़ता है, सामान्य से सामान्य मानवी के दुख दर्द को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। भागने से काम नहीं चलता है। आंख से आंख मिला करके उसके दर्द को पढ़ना पड़ता है, और तब जाकर के उसकी कठिनाइयों को समझे बिना रास्ते नहीं निकलते। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली को एक जिम्मेवार सरकार की आवश्यकता है। दिल्ली को एक संवेदनशील सरकार की आवश्यकता है। दिल्ली में जो यहां की धरती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष
दिल्ली के सामान्य मानवी की सेवा में खपाए हैं। ऐसे सेवाभावी लोगों की जरूरत है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज अनुरोध करने आया हूं, और अब तो दिल्ली पर कुछ मेरा भी तो हक बनता है। मुझे हक कुछ पाने के लिए नहीं चाहिए। आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, मेरे लिए मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, आपने मुझे जो दिया है, दिल्ली मुझे 7 लोकसभा की सीटें दें और पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अवसर दे, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है भाइयों। आपने मुझे वो दिया है, अब मुझे ब्याज समेत उसे लौटाना है। विकास करके लौटाना है। यहां की समस्याओं का समाधान करके लौटाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे आप सेवा करने का मौका दीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक टेबल पर बैठ करके बातचीत कर सकूं, ऐसी मुझे दिल्ली में सरकार दीजिए। अगर आप मुझे दिल्ली में दिन रात आंदोलन करने की आदत रखने वाली सरकारें बनाओगे, तो न उनको बातचीत में इंटरेस्ट होगा, न वो समस्याओं के समाधान में इंटरेस्टेड होंगे। उनको तो सिर्फ टीवी में जगह मिल जाए, बस उनका काम हो गया। भाइयों बहनों, टीवी में जगह पाने के लिए सरकारें नहीं चलानी होती हैं, सरकार चलानी होती है जनता जनार्दन के दिलों में जगह बनाने के लिए, उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए, उनको कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है, तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? अच्छा, हमारे कांग्रेस के मित्रों को और हमारे विरोधियों को इस बात का भी दर्द हो रहा है कि मोदी नसीब वाला है। अरे नसीब वाला मोदी नहीं है,
125 करोड़ देशवासियों के हाथ जिसके सर पर हो, उससे बड़ा नसीब नहीं होता है भाइयों। उससे बढ़कर के कोई नसीब नहीं होता है। जहां 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद जिसके सर पर रहे, उससे बड़ा देश का कोई नसीब नहीं होता है भाइयों। और इसलिए हर सफलता में झूठ के सहारे नई नई बातें बताते रहना और देश को गुमराह करने का प्रयास होना, भाइयों बहनों, हमारे देश में जो सामर्थ्य है, क्या ये सामर्थ्य मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आया क्या? पहले सामर्थ्य था कि नहीं था भाई? देश के 125 करोड़ में ताकत थी कि नहीं थी? देश के नौजवान में ताकत थी कि नहीं थी? देश के किसानों में ताकत थी कि नहीं थी? देश की माताओं बहनों में ताकत थी कि नहीं थी? यह देश शक्तिशाली था, लेकिन देश को ऐसी सरकारें मिले, ऐसे नेता मिले, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिले, जिसके कारण देश की पहचान नहीं बन पाई, देश की ताकत का दुनिया को एहसास नहीं हो पाया। आज भाइयों बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के सहारे खड़ा हूं और इसलिए दुनिया के किसी भी मेहरबान से बात करता हूं, आंख में आंख मिला के बात करता हूं। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो भाइयों, मैं बराबरी का व्यवहार करता हूं। और मुझे, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मेरा मखौल उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाई जाती थी। ये मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, कौन पहचानता है? जब हिंदुस्तान भर में मैं घूमने लग गया, लोगों से मिलने लग गया, चुनावी रैलियां एक के बाद एक होने लगी, तो फिर उन्होंने शुरू किया, लेकिन दुनिया में कौन पहचानता है? विदेश नीति का क्या होगा? इनको विदेश नीति का एबीसीडी भी मालूम नहीं है। यही होता रहा। भाइयों बहनों, जिसे देश की नीतियां मालूम होती है ना, उसके लिए विदेश नीति कठिन नहीं होती है दोस्तों। विदेश नीतियों में विफलता इसलिए आई कि आप देश की नीतियों को नहीं जानते थे, देश की नीयत को नहीं जानते थे, देश की नैतिकता को स्वीकार नहीं करते थे, और इसलिए दुनिया में जाकर के पीट करके वापिस आते थे आप। हम दुनिया में जाते हैं, हम जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया के लोगों को मिलते हैं, तो मोदी के रूप में नहीं मिलते हैं। हम भूल जाते हैं हम नरेंद्र मोदी हैं। हम यही याद रखते हैं कि मेरे पीछे 125 करोड़ देशवासियों की ताकत मेरे पीछे खड़ी है। यही ताकत होती है। आप मुझे बताइए, जिस देश के पास 65% लोग 35 साल से कम आयु के हो, वो देश में कितनी ताकत होती है दोस्तों। अरे परिवार में भी एक नौजवान बेटा या बेटी होते हैं, तो भी बूढ़े मां बाप में एक हौसला रहता है कि बेटा जवान है, अच्छा होगा। ये इतना बड़ा देश है जहां 65% लोग
35 साल से कम उम्र के हैं और दुनिया का अधिकतम देश बहुत तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं और दुनिया में हिंदुस्तान बहुत तेजी से जवान होता जा रहा है। और इसलिए विश्व में भारत एक शक्तिशाली युवा देश के रूप में उभर करके आया है और इस परिस्थिति का मैं लाभ लेना जानता हूं मित्रों। विश्व में भारत का लोहा कैसे मनवाया जाए ये मैं भली भांति जानता हूं क्योंकि मैं देश को जानता हूं, देश के लोगों को जानता हूं और यही मेरी ताकत है। मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे पास जन जन की शक्ति की पहचान है और उसी के भरोसे मैं देश की नैया को आगे ले जा रहा हूं और उसी प्रकार से मैं दिल्ली को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली ये सिर्फ दिल्ली सरकार का खेल नहीं है, यह दिल्ली की सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है। मैं मानता हूं भारत सरकार ने भी दिल्ली के संबंध में विशेष जिम्मेवारी उठानी चाहिए। दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत है, लघु भारत। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग दिल्ली में न रहते हो। यहां हर भाषा भाषी लोग मिलेंगे, हर कोने के लोग मिलेंगे और दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी आन बान शान, ये हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें दिल्ली आन बान शानदार बनाना है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूर्वांचल का हूं और पूर्वांचल का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना है। बनारस के लोगों ने मुझे जिता करके भेजा है, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए हैं और इसलिए मैं, जब मेरा लोकसभा चुनाव कहां से लड़ूंगा वो तय नहीं हुआ था, तब भी मैंने एक बार विस्तार से कहा था कि अगर हमें भारत का भाग्य बदलना है तो भारत में संतुलित विकास होना जरूरी है। किसी एक इलाके में विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरें, लेकिन एक कोने में गुब्बारा हो जाए और हवा वहीं पहुंच जाए तो साइकिल चलेगी क्या? साइकिल तो तब चलेगी जब हवा पूरी ट्यूब में समान रूप से फैली हो। विकास भी सर्वसमावेशक हो, सार्वदेशिक हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वहितकारी हो। अगर अकेला हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान का पूर्वांचल पीछे रह जाएगा तो ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। अगर गुजरात आगे बढ़ता है, राजस्थान आगे बढ़ता है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता है, कर्नाटक आगे बढ़ता है, हरियाणा पंजाब आगे बढ़ता है, लेकिन अगर मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में देश का ये जो पूर्वी हिस्सा है वो भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे
और विकास इतना हो कि दिल्ली वालों को लगे कि भले एक बिजनेस यहां चलता है, लेकिन अब दूसरा बिजनेस जाकर के पटना में करूं, गुवाहाटी में करूं, और मैं वहां पर अपना हाथ पैर फहराऊं, यहां तक मुझे आगे ले जाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं चुनाव भी लड़ा था विकास के मुद्दे पर, मैं सरकार भी चलाता हूं विकास के मुद्दे पर, और आज दिल्ली की जनता को भी कहने आया हूं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान उसकी एक ही जड़ी बूटी है। हमारे हर दुख की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। हमारे सपनों को साकार करने का मार्ग एक ही जड़ी बूटी है, और उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। अगर विकास होगा तो रोजगार मिलेंगे, विकास होगा तो जीवन में बदलाव आएगा, विकास होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सुख सुविधा का प्रबंध होगा, बूढ़े मां बाप को दवाई मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने विकास के रास्ते पर जाना तय किया है। कोई मुझे बताएं, गरीबी हटाने के नारे हम लोग जब से पैदा हुए सुनते आए हैं, लेकिन क्यों नहीं हटी गरीबी? इसलिए इन राजनेताओं को गरीब रखने में ही उनकी राजनीति की सलामती थी। इन लोगों ने अपनी राजनीति की सलामती की चिंता की है, आपके सपनों की, जीवन की सलामती की चिंता नहीं की है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों कहता हूं, कैसे बदलाव आता है? आप देखिए, एक छोटी योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबी हटाने के नारे लगाए गए थे, और हिंदुस्तान की जनता को कहा गया था कि अब बैंक ये धन्ना सेठों के पास है, ये बैंक पर अमीरों का कब्जा है, ये उनसे ले लिया जाएगा, और ये बैंक, उसका खजाना गरीबों को दे दिया जाएगा। ऐसे नारे लगाए गए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 40 साल हो गए, 40 साल। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने 40 साल में कभी गरीब को बैंक में देखा था? क्या कोई गरीब बैंक में खाता खोलने के लिए जाइए हिम्मत तक कर सकता था? अरे बैंक के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था तो भी सिपाही उसको भगा देता था। वो दिन आपने देखे थे कि नहीं देखे थे? अगर देश की अर्थधारा की मुख्य धारा में आपका गरीब को एंट्री नहीं है, तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ोगे भाइयों? गरीबियों के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने आते ही तय किया, और मैंने 15 अगस्त को घोषित किया था कि 26 जनवरी के पहले, और मैं काम समय सीमा में करता हूं, होगा, देखेंगे, सोचा है, हां बात चल रही है, हां मीटिंग होने वाली है, ये मेरी काम करने का तरीका नहीं है जी। ये गपोड़बाजी करना मुझे पसंद नहीं है भाइयों। जितना हो सकता है ईमानदारी से कहता हूं, जहां नहीं हो सकता है हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि भैया लगता नहीं है ये हो पाएगा। देश की जनता को सच्चाई में भरोसा होता है भाइयों। और प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की, समय सीमा में लागू की, गरीबों का बैंक में खाता खुल गया। खाता खुल गया इतना ही नहीं, गरीबों को रुपये का कार्ड दिया गया।
गरीब को 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा दिया गया। 1 लाख रुपए का, एक भी पैसा लिए बिना दिया गया। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है और नई सरकार के इतने कम समय में हुआ है भाइयों। बीमार है, 30,000 रुपए तक की बीमारी की जिम्मेवारी सरकार ने उठाने का फैसला कर लिया भाइयों। और गरीब देखिए, हमारे देश के गरीब की अमीरी देखिए साहब। सरकार ने तो कहा था गरीबों को कि आप जीरो बैलेंस से अकाउंट खोल सकते हैं, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक आपका खाता खोल देगी। उसके बावजूद भी मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। उनको लगा ठीक है मोदी जी तो अपने जैसे ही हैं, फकीर आदमी हैं, तो उन्होंने तो कह दिया मुफ्त में खाता खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो रखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, ये जो बैंक के खाते खुले न गरीबों के, इन गरीबों ने किसी ने 10 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया बैंक में जमा करवाया, बिना पैसे खाते नहीं खुलवाए और करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया जमा किया। 10,000 करोड़ रुपया जमा किया। ये है मेरे देश के गरीबों की अमीरी भाइयों। और जिस देश के गरीबों के पास इतनी अमीरी हो तो उन गरीबों के लिए जिंदगी खपा देने का भी एक आनंद और होता है भाई। उनके लिए जीने का एक अलग आनंद होता है, उनके लिए काम करने का अलग आनंद होता है। और तभी तो भाइयों हमने निर्णय किया। मैं जब से दिल्ली के विषय में सुनता, एक बार 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 सुनता, हर चुनाव में सुनता था, हर राजनेता के मुंह से सुनता था, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी और अनऑथोराइज वादे। एक तरफ अनऑथोराइज कॉलोनी, दूसरी तरफ अनऑथोराइज वादे, यही चलता था। भाइयों बहनों, हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, उनको ऑथोराइज करने का। किया कि नहीं किया? काम पूरा किया कि नहीं किया? लेकिन मैं वहां रुकने वाला नहीं हूं, आपको अपने नसीब पे छोड़ने वाला नहीं हूं। आपका नसीब मेरे नसीब से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए अब मेरा जिम्मा बनता है कि इनको ऑथोराइज तो कर दिया, अब पुलिस वाला जाकर के डंडा नहीं चलाएगा, म्युनिसिपैलिटी वाला जाकर के आंख नहीं दिखाएगा, लेकिन सुविधा का क्या? और इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी इन अनऑथोराइज कॉलोनी में भी सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले, उनके जीवन में बदलाव आए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं भाई। मैं जानता हूं इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या इतनी भयंकर होती है कि आप समय पर कहीं पहुंच ही नहीं सकते। होती है कि नहीं होती है? अब ये समस्याएं तो आराम से हमारी किरण जी के इसमें मास्टर ही है, वो आराम से समाधान करा देगी आपका। भाइयों बहनों, समस्या का समाधान करना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में आने वाला व्यक्ति मोबाइल फोन तो खरीद सकता है, कभी घर में छोटा सा टीवी भी ला लेता है, लेकिन अव्यवस्था के कारण, महंगाई के कारण, कानूनी मुसीबतों के कारण कभी वो अपना घर का घर नहीं बना पाता है। हर इंसान का एक सपना होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, दूसरा सपना होता है अपना घर हो, खुद का घर हो। हर किसी की इच्छा होती है। क्या भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल के बाद मेरे देशवासियों को अपना खुद का छत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे ताकत से बताओ भाइयों,
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां झोपड़ी वहां मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने ठान ली है, जहां झुग्गी है, झोपड़ी है, गरीब हैं, उनको अपना पक्का मकान देना है मुझे। और मकान भी वो जिसमें पानी हो, मकान वो जिसमें बिजली हो, मकान वो जिसमें शौचालय हो, मकान वो जहां नजदीक में उसकी रोजी रोटी चलती रहती हो। ऐसा नहीं कि यहां से झोपड़ी हटाई और उसको यमुना पार कहीं फेंक दो, नहीं। जहां झोपड़ी होगी, जहां झोपड़ी होगी, वहीं पर ऊंची इमारतें बना करके उसको पक्का मकान देने का मैंने निर्णय किया है। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के दीवानों को, जिन सपनों को लेकर के जो फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, जिन सपनों को लेकर के जवानी जेल में खपा दी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग चली थी, उन सभी आजादी के दीवानों को जब आजादी के 75 साल हो तो इस बात का संतोष हो कि मेरे आजाद हिंदुस्तान में अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने खुद के घर में रहने लगा है। ये काम मुझे करना है। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, हमें दिल्ली को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। झूठे वादों से, भड़काऊ भाषणों से, 24 घंटे की चाल चलने वालों से देश नहीं चला करते हैं दोस्तों। शासन चलाना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है और उसको पूरा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बार बार चुनी जा रही है। एक समय था ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, ज्यादा समय नहीं, 10 साल हमको अवसर का, सेवा का अवसर मिला, 10 साल। अभी और 5 साल लोगों ने फिर से दे दिया है। 10 साल के भीतर भीतर हमारे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके समृद्ध राज्य की बराबरी में ला करके रख दिया। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की हिंसा से, लहू से तरबतर डॉक्टर रमन सिंह ने हिम्मत के साथ हौसले बुलंद रखते हुए काम किया। और किसी जमाने में पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो देश का पेट भर देते थे, दान पैदा करते थे, आज उसी की बराबरी छत्तीसगढ़ आकर के खड़ा हो गया। भाइयों, वही लोग, वही धरती, वही खेत, वही किसान, लेकिन सरकार बदलते ही परिस्थिति बदल गई भाइयों। और इसलिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी एक एक सरकार का काम देखिए, और हर सरकार ने उन राज्यों के जीवन में बदलाव लाया है। जब भी अवसर मिला है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कोताही नहीं बरती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। और मेरी दिल्ली वासियों से प्रार्थना है, गलती से भी आधा अधूरा मत करना। हमारा 1 साल बिगड़ गया, दिल्ली जैसे शहर का 1 साल बिगड़ना मतलब
25 साल हम पीछे चले जाते हैं। एक एक मिनट की कीमत होती है दिल्ली के विकास के लिए, एक एक मिनट की। ये देश की राजधानी है। यहां की छोटी सी हलचल भी देश के जीवन पर परिणाम पैदा करती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना आवश्यक है। स्थिर सरकार चाहिए, जिस पर भरोसा कर सके, ऐसी सरकार चाहिए। मुझे बताइए, दिल्ली में अगर आपने बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार बनाने के बाद यहां जो सरकार में बैठे रहेंगे, उनको मोदी का डर रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत सरकार का डर रहेगा कि नहीं रहेगा? गलत करने से 50 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ढीला ढाला काम करने से भी 50 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? लेकिन जिनके ऊपर कोई है ही नहीं, उनको कोई परवाह है क्या? उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे लोग बैठेंगे तो क्या होगा आपको भाई? सिवाय बर्बादी कुछ नहीं मिलेगा भाई, सिवाय बर्बादी कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आज आग्रह करने आया हूं, ये जनता जनार्दन हमारा हाईकमांड है, यही हमारा हाईकमांड है। हम उसी की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दिल्ली को पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रगतिशील, भरोसे वाली किरण बेदी के नेतृत्व में एक सरकार देना चाहते हैं। और मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार दीजिए, भारी मतदान कीजिए और आपके सपनों को साकार कीजिए। और मुझे ब्याज समेत जो लौटाना है ना, वो लौटाने का मौका दीजिए। मुझे विकास करके लौटाना है, विकास करके लौटाना है। उसके लिए मुझे अवसर दीजिए। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ भारत माता की जयकार बुलाइए। सभी उम्मीदवार यहां आ जाए भाई, सारे उम्मीदवार आ जाए, उम्मीदवार आ जाए आगे। किरण जी आप भी आ जाइए। भारत माता की आवाज दूर दूर पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।